हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। बायोटेक्नोलॉजी या लाइफ साइंस की फील्ड में अगर आप मास्टर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास कई सारे एग्जाम्स की ऑप्शन होती है। जैसे कि गेट बायोटेक्नोलॉजी, जैसे कि गैट बी, जैसे कि सी यू ई टी। और इसके अलावा बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी अपने अपने एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाती हैं। हम ज़्यादातर इन्हीं सारे एग्जामिनेशंस के बारे में जानते हैं। इसके अलावा हमारी जानकारी बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन एक एग्जामिनेशन ऐसा भी है जिसको आप अगर क्रैक कर लेते हैं, जिसको आप क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आपको एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलता है और बहुत सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे आपको मिलती हैं। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ एम बायोटेक्नोलॉजी का जो कोर्स है, जो एम्स न्यू दिल्ली कंडक्ट करवाता है, उसके बारे में। तो जब ये इतना अच्छा कोर्स है, इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है एम्स का, हम सब लोग जानते हैं, बट इसके बारे में ज़्यादा जानकारी स्टूडेंट्स के पास है नहीं। परेशानी कहाँ पे आती है? क्योंकि अगर आप एम्स का ब्रोचर उठा करके देखेंगे, तो वहाँ पे जो एमएससी कोर्सेज़ हैं, उसमें ख़ासकर अगर मैं एम बायोटेक्नोलॉजी की बात करूँ, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं है। ना हमारे पास सिलेबस की जानकारी है, ना हमें पीवाईक्यूज़ इतनी आसानी से मिलते हैं, जिसकी वजह से स्टैंडर्ड ऑफ द पेपर के बारे में भी हमें कोई जानकारी होती नहीं है। इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एम बायोटेक्नोलॉजी एग्ज़ाम को नहीं भर पाते। अब अगर हम बात करें कि मेरे पास जभी भी मैं एम बायोटेक्नोलॉजी के एग्ज़ाम के बारे में बताता हूँ स्टूडेंट्स को, तो बहुत सारी रिक्वेस्ट्स मतलब यूट्यूब पे भरी पड़ी हैं कि सर एम बायोटेक्नोलॉजी की प्रिपरेशन कैसे करें? सिलेबस कहाँ से लाएँ? पीवाईक्यूज़ कैसे होते हैं? क्या फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह भी पूछा जाता है? ये सारे के सारे रिक्वेस्ट भरी पड़ी हैं। तो हमने एक इनिशिएटिव लिया कि क्यों ना किसी ऐसे स्टूडेंट से बात की जाए जो ऑलरेडी एम बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स क्वालिफाई कर चुका हो, जो एम्स में पढ़ाई कर चुका हो, वो आपके इन सवालों का बहुत बेहतर ढंग से जवाब दे सकेगा। इसी इनिशिएटिव में हमने वर्षा, आज हम जिन स्टूडेंट से आपको मिलवाने वाले हैं उनका नाम है वर्षा, और इन्होंने एम बायोटेक्नोलॉजी का एग्जामिनेशन एम्स से क्रैक किया और एम्स में इन्होंने पढ़ाई पूरी की अपनी एम बायोटेक्नोलॉजी की। तो जब हम ढूँढ रहे थे इनको, तो क्योंकि वर्षा से हमारी कभी डायरेक्टली बातचीत नहीं हुई है, यूट्यूब के ज़रिए इन्होंने हमारे वीडियोज़ देखे हैं और पढ़ाई की है और इनको काफ़ी फ़ायदा मिला। जब हमारी इनसे बातचीत हुई लिंक्डइन के दौरान, मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि आप आकर के हमारे स्टूडेंट्स को थोड़ा-सा गाइड करिए। इन्होंने बिना देर किए उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। हम इनके बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हैं, समाधान लाइफ़ साइंसेज़ की पूरी टीम बहुत शुक्रगुज़ार है कि ये आज हमारे बीच में हैं और आप लोगों को गाइड करेंगी एक-एक डिटेल के बारे में एम बायोटेक्नोलॉजी की। तो बिना देर किए हुए वर्षा को इनवाइट करता हूँ और आइए इनसे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बातचीत शुरू करते हैं। तो वर्षा, आप प्लीज़ आ सकती हैं। थैंक यू सो मच वर्षा, हमें जॉइन करने के लिए और आज समय निकालने के लिए इतने शॉर्ट नोटिस पे आप आईं और हमारे स्टूडेंट्स से बातचीत करेंगी, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका। Thank you, sir. Thank you so much, sir. तो वर्षा, हम लोग बातचीत शुरू करते हैं। अगर आप अपने बारे में, अपने एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा-सा बताइए स्टूडेंट्स को कि आपने कहाँ से अपनी जो एजुकेशन वगैरह है वो पूरी की है उसके बारे में? Yes, sir. Hello, everyone. I am Varsha, and I've done a bachelor's in life sciences from University of Delhi, followed by master's in biotechnology from AIMS New Delhi. ओके। तो वर्षा, आपने अपनी जो बैचलर्स की पढ़ाई है वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से कंप्लीट की। बीएससी आपने किस चीज़ से किया हुआ था? So, किस life science में लाइफ साइंस से ही किया हुआ था। अच्छा। जी। तो मतलब आपका एक मतलब आपने पहले से ही ये सोच रखा था कि हमें इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी करना है या बैचलर्स के बाद बायोटेक्नोलॉजी में जाना है? मतलब बायोटेक्नोलॉजी में जाने के बारे में आपने कब सोचा? थोड़ा-सा इसके बारे में बताइए। सर एक्चुअली मेरा स्टार्टिंग से थोड़ा रोल ये रहा है कि मेरे को सब्जेक्ट्स को कलेक्टिवली पढ़ने में ज़्यादा जैसे मैंने लाइफ साइंस को भी इसलिए चूज़ किया था क्योंकि इसमें ज़ूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री तीनों पढ़ाया जाता है। तो जी। मेरा था कि मेरे को डायरेक्ट सिर्फ बॉटनी नहीं पढ़ना, सिर्फ ज़ूलॉजी नहीं पढ़ना, मुझे एक मिक्सचर चाहिए, हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज चाहिए। तो मैंने उस तरीके से लाइफ साइंस को लिया था और उस टाइम पे श्योर नहीं था कि बायोटेक्नोलॉजी करूँगी, बट हाँ, इतना था कि मुझे हर एक चीज़ की नॉलेज रखनी है ताकि मेरे पास आगे जाके मैं बहुत सारी चीज़ें और चीज़ें भी परस्यू कर सकूँ। अगर मुझे केमिस्ट्री चाहिए तो उधर भी जा सकूँ। जी, बहुत बढ़िया बात इन्होंने कही। देखिए वर्षा ने भी, इन्होंने कहा कि आप अपने ऑप्शंस हमेशा ओपन रखिए। जी, मतलब अगर आप मतलब ब्लॉक कर देंगे अपने ऑप्शंस को, तो चाहे आप जॉब में जा रहे हो, चाहे आप एकेडमिक लाइन में जा रहे हो, तो
आपके पास बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिलेंगी। तो इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि लाइफ़ साइंस में बहुत सारी कलेक्टिव चीज़ें एक साथ पढ़ने का मौका हमें मिलता है, फिर चाहे वो बायोकेमिस्ट्री हो, चाहे वो फिर आपका बायोटेक्नोलॉजी के आरडीटी हो, टेक्निक्स वगैरह हो, ये सारी चीज़ें पढ़ने का मौका मिलता है। एक सवाल और पूछूँगा वर्षा आपसे, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डायलेमा रहता है कि यार बैचलर्स के बाद जॉब कर ले जानी चाहिए या मास्टर्स की तरफ क्यों जाएँ? आपने तो मास्टर्स किया है, लेकिन आप कैसे देखती हैं इस ऑप्शन को कि बैचलर्स के बाद जॉब करना ज़्यादा सूटेबल रहता है कि हमें मास्टर्स की तरफ ही जाना चाहिए? सर इसका जवाब मैं 2 तरीके से देना चाहूँगी कि डिपेंड करता है, एक तो जॉब प्रोफ़ाइल क्या है, जिस जॉब में आप जाना चाह रहे हैं। हुँ, दूसरा आपके अंदर कितना स्किल है। अगर आप हुँ, बैचलर्स लेवल पे इतना कुछ सीख चुके हैं कि अगर आपका इंटरव्यू लिया जाए और मास्टर्स का साथ में इंटरव्यू लिया जाए और आपको या तो उसकी जैसी नॉलेज हो या उससे ऊपर में हो, तो बेशक है आपको कंपनी हायर करेगी। बट अगर ये चीज़ आप बैचलर्स ओवर होने के बाद सोच रहे हैं कि यार अब मैं जॉब में जाऊँ, नहीं जाऊँ, मास्टर्स करा ना करूँ, तो वो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है और उसमें ना हमारा समय ज़्यादा लग जाता है और हम फिर कहीं के रह नहीं पाते। मतलब एक तरीके से या तो मैं उसमें ये सजेस्ट करूँगी कि या तो मास्टर्स जॉइन कर लीजिए, क्योंकि मास्टर्स के साथ-साथ भी आप ये सब चीज़ें सोच सकते हैं। जॉब के लिए आप और बल्कि इनफैक्ट आप मास्टर्स में होंगे तो आपके स्किल्स भी और डेवलप होंगे। या फिर अगर आपको मास्टर्स नहीं चाहिए तो आप एमबीए की तरफ भी जा सकते हैं। वो भी अच्छा ऑप्शन है। मतलब बैचलर्स के बाद काफ़ी लोग उसे ऑप्ट करते हैं। तो ये चीज़ रहता है। ओके। तो कहीं न कहीं आपको क्या ऐसा भी लगता है कि बैचलर्स के बाद जब जॉब आदमी करने जाता है, तो उसको मतलब उतनी बढ़िया सैलरी नहीं मिलती या उतना ज़्यादा सीखने का मौका नहीं मिलता एज़ कम्पेयर टू मास्टर्स के बाद जॉब करने के? क्या ऐसा भी कुछ है मार्केट में अगर आपने देखा हो तो? हाँ सर, बायोलॉजी में मैं थोड़ा कहूँगी कि क्योंकि हुँ, देखिए ऑब्वियसली इंडिया बीइंग वेरी नंबर 1 इन पॉपुलेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी थोड़ा है, काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं ये मानती हूँ कि अगर आप मास्टर्स कर लेते हैं या ऐसी पोस्ट हुँ, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, इवन चाहे वो जी, एमबीए हो या जो भी हुँ, हो, तो आप बाकी भीड़ से अलग हट जाते हैं। तो आपको एक एज मिलता है उस चीज़ का। हुँ। तो आपको बिल्कुल सही बिल्कुल बात कही। बिल्कुल सही बात की। मैं भी स्टूडेंट्स को हमेशा यही गाइड करता हूँ कि पढ़ने का जब तक आपके पास मौका है तो आप पढ़ लीजिए क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी की फ़ील्ड ऐसी फ़ील्ड है जो आपको रिटर्न करेगी, लेकिन तुरंत में इतना रिटर्न आपको नहीं करेगी जितना बैचलर्स के बाद अगर सोच रहे हैं कि आपको बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ होता नहीं है बायोटेक्नोलॉजी की फ़ील्ड में। आप कम से कम मास्टर्स करें, पीएचडी करने जाएँ तो बेहतर अपॉर्च्युनिटीज़ आपके सामने आएँगी, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, एग्ज़ैक्टली। वर्षा हमें एक चीज़ बताइए, जैसा कि मैंने अभी अपने इंट्रोडक्शन में भी आपको बताया, सबको बताया कि एम बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स जो एम्स का है, इसके बारे में स्टूडेंट्स में इतनी अवेयरनेस नहीं है, आपने भी ये बात महसूस की होगी। जी अ, सर। आपको कैसे पता चला कि ये एम बायोटेक्नोलॉजी करके कोई कोर्स है जो एम्स न्यू दिल्ली चलाता है और इसका एग्ज़ाम देना चाहिए, आपको कैसे पता चला इसके बारे में? सर एक्चुअली ये मुझे मेरी टीचर्स से पता चला था जब मैं ग्रेजुएशन में थी। सो हुँ। मेरा टीचर से काफ़ी कॉन्टैक्ट रहता था इस चीज़ में, तो उन्होंने मुझे गाइड करा था कि आप एम्स का भी भर सकते हैं। ओके, तो देखिए फ़ॉर्च्यूनेटली क्योंकि वर्षा ने बताया अभी आपने ध्यान से सुना होगा कि ये दिल्ली से ही हैं, इनकी बीएससी भी दिल्ली से हुई है। तो जी। दिल्ली में एम्स है ही, इसीलिए वहाँ पे पॉपुलैरिटी इस कोर्स की ज़्यादा है। लेकिन हाँ जी। देश के बाकी कोनों में लोगों को पता है एम्स बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है, लेकिन इस तरीके का भी कोर्स चलाता है, इसके बारे में जानकारी, अवेयरनेस कम है। तो मेरा मोटिव आज का यही है कि आप इस कोर्स के बारे में जानें, इसकी तैयारी, इसकी स्ट्रैटेजी के बारे में सारी चीज़ें आज वर्षा से समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं वर्षा कि ये एम बाय एक बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है यूट्यूब पे मेरे भरा हुआ है कि सर एम फॉर क्या है? एम बायोटेक्नोलॉजी में एम क्या है? एमएससी है, एमटेक है, मास्टर्स है, क्या चीज़ है एम बायोटेक्नोलॉजी में? एम क्या है? देखिए मैं स्टूडेंट से सबसे कहूँगी कि डरने वाली कोई बात नहीं है। हुँ, एम इज़ जस्ट मास्टर्स ओनली। वो आप जब हुँ, आपकी डिग्री हाथ में आती है उसमें साफ-साफ आपके नाम के साथ-साथ मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी लिखा होता है। वो मास्टर्स ही है, उसके उसको एम लिखने के पीछे एक कारण है, एक छोटा-सा रीज़न है। वो ये है कि क्योंकि हमारे कुछ लेक्चर्स होते हैं, जैसे माइक्रोबायो के कुछ लेक्चर्स होते हैं जो मेडिकल एमबीबीएस यूजी स्टूडेंट्स के साथ करवाए जाते हैं। तो इसलिए उसको बस थोड़ा-सा एम एक मेडिकल टच देने के लिए उसको एम कर दिया, अदरवाइज़ वो मास्टर्स ही है। मतलब जब आपको डिग्री मिलेगी इन हैंड तो मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी ही लिख के आएगा। ओके, तो एक बात वर्षा ने अभी बताई कि इनके कुछ लेक्चर्स जो हैं वो एमबीबीएस के स्टूडेंट्स के साथ भी लगाए जाते हैं। जी। आपको पता ही होगा मतलब जो लोग नीट वगैरह क्वालीफाई करते हैं या नीट की पढ़ाई करके आते हैं, एम्स तो एक तरीके से मतलब ज़ेनिथ है, टॉप है एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए। तो अगर उनके साथ भी उस लेवल की हमें मतलब सुविधाएँ देखने को मिल रही हैं क्योंकि उनके साथ पढ़ाया जा रहा है तो ऑब्वियसली उस लेवल की पढ़ाई हो रही होगी, उस लेवल के प्रैक्टिकल्स हो रहे होंगे तो मतलब ज़ाहिर-सी बात है कि कमाल का कोर्स है, इंस्टीट्यूट तो कमाल का है ही।
तो अगेन मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि इसको भी अपने एक दिमाग में रखिएगा कि आप इस कोर्स के लिए तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, अब हम सबसे मेन तरफ चलते हैं वर्षा, क्योंकि आपने ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि इस कोर्स के बारे में ज़्यादा लिखा भी नहीं है। आप अगर ब्रोचर देखा होगा आपने एम्स का, तो भी बहुत ही मतलब बहुत ही नॉर्मली तरीके से लिखा हुआ है कि ये एम बायोटेक्नोलॉजी का एक कोर्स है, इसका सिलेबस भी नहीं मेंशन्ड है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने इसकी जो तैयारी है, इसकी तैयारी कब शुरू की थी आपने? मतलब आप बीएससी के दौरान ही आपने इसकी तैयारी शुरू की, और या फिर आपने उसके बाद मतलब थोड़ा-सा गैप लेकर के इसकी तैयारी शुरू की? सिलेबस का कैसे है? कहाँ से सिलेबस पढ़ सकते हैं? स्टूडेंट्स के पास सिलेबस नहीं है, कहाँ से सिलेबस के बारे में जान सकते हैं? और आपने इसकी पढ़ाई कौन-कौन सी, जैसे कौन-सी बुक्स फ़ॉलो की, या क्या नोट्स, या किस तरीके से क्या किया? इसके बारे में बता दीजिए। जी, एक्चुअली मैंने जो मास्टर्स की तैयारी थी वो ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में स्टार्ट करी थी। और उस टाइम पे मुझे ना थोड़ा एक नॉलेज चाहिए था, एक कि एंट्रेंस के लिए कितना पढ़ना है, कितना डेप्थ में जाना है, क्या सोर्सेज हैं, क्या मटेरियल्स है। हुँ, मेरे भी उस टाइम पे यही सवाल थे कि कैसे करना चाहिए। तो इनिशियल स्टेजेस पे मैंने एक लोकल कोचिंग टाइप ज्वाइन कर ली थी आसपास, देखने के लिए कि क्या सोर्सेज लग सकते हैं, क्या क्या पढ़ाते हैं। उसके बाद जब मुझे 2-3 महीने का एक थोड़ा नॉलेज हो गया था, तो उस टाइम पे एक्चुअली 2020 भी चल रहा था और हम कोविड टाइम फेस कर रहे थे। तो एकदम सारी चीज़ें ऑफ़लाइन से ऑनलाइन शिफ्ट हो गई थी। तो उसके बाद अब मुझे आइडिया था कि मुझे क्या पढ़ना है और मेरे पास पूरा एम्पल ऑफ टाइम था। तो ऑब्वियसली हम लोग एक हेल्थ इश्यू से भी जूझ रहे थे, बट साथ ही साथ मैंने उसको एक अपॉर्च्युनिटी की तरह भी लिया और मैंने मास्टर्स की तैयारी स्टार्ट करी। और मुझे पता था, अब मेरे पास सोर्सेज़ के हिसाब से मैंने पाथफाइंडर से सबसे पहले स्टार्ट करा था, क्योंकि उसमें सारा सिलेबस एक तरफ जॉट डाउन होता है और सब कुछ दे रखा है उसके अंदर। तो स्टार्टिंग फ्रॉम मैंने कोर सब्जेक्ट से स्टार्ट करा था। कोर सब्जेक्ट्स में भी आप मैंने सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट करा था, क्योंकि लोगों को लगता है बायोकेमिस्ट्री एक बीइंग अ टफेस्ट सब्जेक्ट, या लोगों को याद करने में प्रॉब्लम होती है और उसका वेटेज भी काफ़ी होता है। आप देख सकते हो उसमें काफ़ी कुछ पूछा जाता है, जैसे बायोमोलिक्यूल्स है, उनका मेटाबॉलिज्म है, एंजाइम काइनेटिक्स, एंजाइमोलॉजी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने सबसे पहले उससे स्टार्ट करा था और मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैं बेसिकली लिख-लिख के याद करती थी। मेरे को था जितना लिखोगे बायोलॉजी को आप उतना याद कर पाओगे और इस तरीके से लिखो कि आपको याद हो जाए। मेरा मतलब है इससे कि जैसे आप अपने थोड़े नोट्स को कलरफुल रखिए। इतना नहीं बोलूँगी कि रंग-बिरंगा कर दीजिए, बट एट लीस्ट 4 डिफरेंशिएटिंग कलर्स रखिए। जिसमें आप डायग्राम के थ्रू, फ्लो चार्ट्स के थ्रू उसको याद करिए, बिकॉज़ बायोलॉजी इज़ ऑलवेज़ अबाउट समथिंग जो आप फंक्शनिंग में, जो आप एक्चुअल लाइफ साइंसेज़ देख रहे हैं, आप उसको एक लाइफ साइंसेज़ की तरह लेके चलिए। तो इसलिए मैंने और बायोकेमिस्ट्री में एक चीज़ और अपनाई थी कि मैंने जो चीज़ें मुझे याद नहीं होती, जैसे अमीनो एसिड्स हैं, उनके ऊपर चार्ज है, कौन पोलर है, कौन नॉन पोलर है, या फिर डायग्राम जो डीएनए का स्ट्रक्चर हो गया, कुछ उसके लेंथ वगैरह, ये सब चीज़ें जो थी मैंने स्टिकी नोट्स बना के, मुझे अभी भी याद है, वॉल पे पूरा मैंने ऐसे चिपका के रखे थे। इनफैक्ट ए4 साइज़ शीट्स पे भी मैंने कुछ-कुछ पूरी एंजाइम काइनेटिक्स मैंने 2 पेज पे चिपका के लगा दी थी कि मुझे पता है, क्योंकि मुझे रिवाइज़ भी करना है और आगे टाइम भी नहीं मिलेगा, तो उस वॉल से मुझे याद रहेगा, मेरा दिमाग वहाँ से ग्रैस्प कर पाएगा। तो ये स्ट्रैटेजी रखी थी। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री बीइंग अ हेवी सब्जेक्ट, मैंने उसको कम से कम 1 महीना के अराउंड दिया था और पूरा पाथफाइंडर से साथ में एक साथ किया था। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि जब भी आप करें तो टॉपिक वाइज़ करें चीज़ों को, क्योंकि टॉपिक वाइज़ कॉन्सेप्ट होते हैं। अब वो कॉन्सेप्ट अगर आप ये सोचेंगे कि पूरा चैप्टर करने के बाद मैं प्रीवियस से क्वेश्चन सॉल्व करूँ, तो वो एक तरीके से आप उस चीज़ को बाद में भूल जाएँगे। और टॉपिक वाइज़ चलेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट की इन डेप्थ नॉलेज आएगी। तो ये चीज़ थी। उसके बाद अब क्योंकि आप बायोकेमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट कर चुके हैं, तो फिर मैंने थोड़ा इंटरेस्ट का सब्जेक्ट उठाया था। मेरे लिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी थोड़ा इंटरेस्टिंग था, तो मैंने उसका डीएनए से स्ट्रक्चर से लेके उसको पूरा करा था, पूरा सेंट्रल डोग्मा सारा सब कुछ, एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस और डिजीज़ेज़ वगैरह जो भी थोड़ी बहुत हैं। वो करने के बाद अब ये 2 हेवी सब्जेक्ट्स और हाई वेटेड सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, तो उसके बाद आप एक छोटा-सा जैसे इम्यूनोलॉजी उठा सकते हैं, क्योंकि इम्यूनोलॉजी का सिलेबस एज़ कंपैरेटिवली थोड़ा-सा कम है और वो एक कहानी की तरह याद हो जाता है। जैसे सेल्स का फंक्शनिंग है, बी सेल का मैच्योरेशन डेवलपमेंट है, तो वो एक पूरी कहानी की तरह कि वो यहाँ एक्टिव होगा, यहाँ पे उसका सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में उसका एक्शन है, फिर एमएचसी मॉलिक्यूल्स आ गए, तो एक कहानी की तरह वो पूरा याद हो जाता है। उसके बाद आप माइक्रोबायो स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि माइक्रोबायो भी एक काफ़ी अच्छा वेटेज कैरी करता है अपने साथ। जैसे उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ काइनेटिक्स हो गया, उसके फ़ॉर्मूलाज़ हो गए, ठीक है? उसकी स्टेनिंग हो गई, डिफरेंशियल स्टेनिंग एटसेक्ट्रा टाइप्स, और उसके मीडियाज़ वगैरह हो गए। तो ये सब चीज़ें पढ़ी थी। मतलब कोर मैंने अपना पूरा स्ट्रॉन्ग करा था कि मुझे इसको भूलना नहीं है और साथ-साथ रिवाइज़ भी करते हुए चलना है। उसके बाद माइक्रोबायो के बाद एनिमल फिजियोलॉजी करा था मैंने।
प्लांट को मैंने थोड़ा कम वेटेज रखा था क्योंकि मुझे लगता है शायद वो बॉटनी की तरफ ज्यादा आता है और इस पेपर में भी इतना नहीं पूछा गया था, तो प्लांट बायोटेक मैंने बहुत कम करा था, लेकिन हल्का फुल्का ऊपर से देखा, जैसे एबीसी मॉडल्स के कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वो चीजें देखी थी। बाकी हाँ सर, जेनेटिक्स का काफी अच्छा वेटेज है, जेनेटिक्स भी करी थी, उसको भी अच्छे से करना होता है। उसमें काफी कुछ है, मतलब मेंडेलियन जेनेटिक्स, नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स, उसके साइटोजेनेटिक्स, उसके बाद सारा जो भी जितना भी पाथफाइंडर में दे रखा है, मतलब बेसिकली अपनी ग्रेजुएशन के नोट्स और पाथफाइंडर दोनों को क्लब करके एक नोट्स बनाए थे, क्योंकि वो आपके एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बनेगा। आप उसी को पढ़ के मास्टर्स भी देंगे, और इनफैक्ट मास्टर्स में आप जब एनरोल हो जाते हैं तो आप वो ही नोट्स आपके आगे हेल्प भी करेंगे, क्योंकि आपका बेस वो एक तैयार हो गया है। इस तरीके से था। तो बुक्स में मैंने पाथफाइंडर को फॉलो करा था और स्ट्रैटेजी मेरी इस तरीके से रही थी। ओके। एक चीज़ पूछना था वर्षा, क्योंकि मतलब जैसे सिलेबस कहीं नहीं दिया हुआ है, तो क्या हम किसी और एग्जामिनेशन का सिलेबस को एक स्टैंडर्ड मान करके पढ़ाई कर सकते हैं? जैसे गैट बी का जो सिलेबस है या गेट बायोटेक्नोलॉजी का सिलेबस है, क्या उसी सिलेबस के तर्ज पे हम पढ़ाई कर सकते हैं, या नहीं नहीं सिलेबस कुछ अलग ही पूछते हैं? नहीं सर, बिल्कुल आप उसी को फॉलो कर सकते हैं, ऐसा कुछ मतलब मानती हूँ एम्स का मास्टर्स एंट्रेंस एग्जाम है, लेकिन पूछते वो वही है जो मास्टर लेवल पे सबसे पूछा जाता है। ठीक है, जो ओके। आप जो जनरल मतलब इवन पीवाईक्यू भी जैसे अवेलेबल नहीं है एम्स के, तो मैंने भी उस टाइम पे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के सॉल्व करे थे, जैसे बीएचयू हो गया, बीएचयू के सॉल्व कीजिए, डीयू हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो गई, आईआईटी जैम के भी कर सकते हैं, सिर्फ बायो वाले कीजिए, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पूछा जाता है इसमें, सिर्फ बायो पूछा जाता है। ओके, तो क्या पूरे पेपर में मतलब केवल और केवल बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री कहीं नहीं आता है, ये कहना जी चाह रही नहीं, हैं? हाँ जी, हाँ जी, पूरा बायो पूछा जाता है, और एग्जैक्ट वही क्वेश्चन जैसे गैट बी के क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सकते हाँ। हैं। तो वो जी। सब मतलब उसी तरीके से कॉन्सेप्ट बेसिकली रिपीट हाँ। होता है, क्वेश्चंस तो आपको आइडिया लग जाता है। तो वो ओके। पीवाईक्यू इनफ होते हैं आपको एक आइडिया दिलाने के लिए कि मास्टर्स में लेवल क्या आने वाला है पेपर का, और मैं बोलूंगी बहुत डिफिकल्ट भी नहीं होता है, बट बहुत ईजी भी नहीं होता है, मॉडरेट लेवल होता है, मतलब कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट भी देखने को मिल जाते हैं, आपसे डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं। ओके, ये बहुत बढ़िया बात इन्होंने बताई। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये क्वेरी रहती है, सर सिलेबस नहीं है, किस चीज़ को फॉलो करें। तो इन्होंने देखिए साफ तौर पे बताया कि किसी भी आप एमएससी लेवल के एग्जामिनेशन का सिलेबस उठा लीजिए, चाहे गैट बी का उठा लीजिए, चाहे जैम का उठा लीजिए। अब जैम में केवल बायोलॉजी उठाइएगा, क्योंकि इन्होंने साफ तौर पे बताया है कि देखिए सर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वगैरह नहीं पूछते हैं। तो बायोलॉजी का सब्जेक्ट सिलेबस उठाइए, चाहे गैट बी उठाइए, और उसके बाद उसकी अच्छे तरीके से उसको पढ़ लीजिए। एक बात और इन्होंने बताई कि आप एक जो पढ़ाई करने का तरीका है उसको कैसे करिए। इन्होंने बताया कि इन्होंने अपने जो बैचलर्स के नोट्स थे उसको अच्छे से पढ़ा, बुक का नाम भी बताया कि पाथफाइंडर की मदद से भी इन्होंने काफ़ी पढ़ा, और मतलब प्रॉपरली नोट्स को जो भी बैचलर्स की, अगर मैं तो ये मानता हूँ कि अगर आपकी बैचलर्स की पढ़ाई अच्छी है, अच्छी जगह से आपने पढ़ाई की, अच्छे कॉलेज से पढ़ाई की है, तो कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो आप नहीं निकाल सकते बैचलर्स की पढ़ाई के लेवल पर ही, क्योंकि वही तो पूछा जाएगा मास्टर्स में। इन्होंने देखिए ये भी बताया ख़ास तौर पे कि अगर आपने गौर किया हो इनकी बातों पे, तो उन्होंने कहा कि जो एनिमल्स से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो एम्स में ज़्यादा पूछी जाती हैं। बट नेचुरली वो एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे मेडिकल की पढ़ाई हो रही है। प्लांट के बारे में पूछ करके वो क्या करेंगे? उनको चाहिए कि वो इम्यूनोलॉजी पे पूछेंगे, बायोकेमिस्ट्री में पूछेंगे, एनिमल फिजियोलॉजी के ऊपर पूछेंगे। जो भी एनिमल से रिलेटेड चीज़ें होंगी उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रखना चाहिए आपका, ऐसा मुझे लगता है एम्स के एग्जामिनेशन से रिलेटेड। और एक बात और बताइए कि जो सिलेबस है उसके ऊपर ऐसा नहीं है कि कोई बहुत हाई फाई सीएसआईआर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नहीं, एकदम मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो मुझे लगता है कि गैट बी की के लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को वहाँ पे मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आप सीएसआईआर का पेपर वहाँ पे सॉल्व करने को आपको मिलेगा, ऐसा नहीं। सर एक चीज और कहना चाहूंगी, मैं थोड़ा जी। स्किप हो गया माइंड से, कि जी। सीडीबी और आरडीटी भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। आरडीटी हाँ। मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज, उसकी जी। टेक्निक्स वगैरह बहुत अच्छे से करी है, वो अच्छा, काफी बहुत हेल्प। बढ़िया, बहुत अच्छी बात कही आपने। क्या मैं एक बात और जानना चाहता हूँ कि जैसे कि गैट बी में या गेट बायोटेक्नोलॉजी में बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का बड़ा वेटेज है, क्या एम्स में भी ये बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग वगैरह पूछी जाती है, कि उसका कोई रोल नहीं है? सर इतना नहीं है, मैं बोलूंगी इतना नहीं पूछा जाता है, गेट में अच्छा। ज्यादा उसका देखने को मिलता है। ओके। तो बहुत लोग घबराते हैं क्योंकि बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग से हाथ पैर फूल जाते हैं लोगों के देखते ही उसके न्यूमेरिकल, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप आराम से टारगेट कर सकते हैं एम्स बायोटेक्नोलॉजी को, अगर आपकी अच्छी से पढ़ाई है। मैं जानना चाहता हूँ वर्षा की इसका पैटर्न क्या है एग्जामिनेशन का, कितनी सीट्स हैं? जैसे कि आप देखिए कि अगर हम गैट बी अगर आपने एग्जामिनेशन दिया होगा या पढ़ा होगा उसके बारे में, तो दो पार्ट में होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायो पूछते हैं, और पार्ट बी में आपका बायोलॉजी के क्वेश्चंस रहते हैं। क्या एम्स में भी इस तरीके से मल्टीपल पार्ट्स में पेपर रहता है, कि या एक कॉमन पेपर रहता है पूरा का पूरा? एक कॉमन पेपर रहता है, 90 क्वेश्चंस देते हैं, 90 मिनट्स में पूरे करने होते हैं।
और ओके, +1 करेक्ट होता है, माइनस -1/3 उसकी नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ओके, और 1.5 घंटे का टाइम मिलता है। और सीट्स में सर इस तरीके से है कि एक्चुअली सीट्स की लिमिटेशन है, मैं ये बोलूँगी एम्स में, क्योंकि मैक्सिमम सीट्स ही बायोटेक के अंदर हैं और हुँ, 16 थी अपने टाइम पे, अभी 2 एक्स्ट्रा करके 18 कर दिए हैं। और अच्छा, बाकी और कोर्सेज़ में वो 6-7 के अराउंड रहती हैं। तो लिमिटेशंस है ओके, सीट्स की, बट पैटर्न तो वही है, मतलब 90 क्वेश्चंस एक बार में पूछते हैं सारे। ओके, 90 क्वेश्चन्स हैं और आपको 90 मिनट्स का समय मिल रहा है जी। +1 और नेगेटिव मार्किंग कितनी बताई बेटा आपने? -1/3। -1 1/3 नेगेटिव है, +1 आपको सही क्वेश्चन करने पे अवॉर्ड किया जाएगा, ये पूरा सिनेरियो है। तो ये हमने बात की सीट्स के बारे में। मैक्सिमम सीट्स जो एमएससी कोर्सेज़ की है वो एम बायोटेक्नोलॉजी में है एम्स में। वर्षा के समय में 16 सीटें थीं, आज की डेट में हम स क्या ये बता रही हैं कि 18 सीट्स अवेलेबल हैं एम्स में, ठीक है ना? अब उसको आप रिज़र्वेशन के आधार पे बाँट लीजिएगा, अगर जनरल कैटेगरी है तो आपकी कितनी सीट्स होंगी उस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्या कोई जैसे कि हम लोग गैट बी के क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को देखते हैं या गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को देखते हैं कि वहाँ से एमएचआरडी से या डीबीटी से स्टाइपेंड मिलता है, फेलोशिप मिलती है। क्या एम बायोटेक्नोलॉजी क्वालिफाई करने के बाद एम्स स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड देता है या नहीं देता? सर अभी तक तो मतलब लास्ट 2021 बैच तक दिया गया था हुँ, और लेकिन क्योंकि थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स थे, एज़ इन जो एम्स रिज़ॉल्व नहीं करना चाह रहा था, बिकॉज़ वो एक एनोनिमस बॉडी है। तो हुँ, जैसे था कि डीबीटी चाहते हैं कि हम लाइक हमारे जैसा पैटर्न फ़ॉलो करिए सिलेबस हुँ, में, कुछ एक चेंजेस टाइप्स चाहते हैं, हुँ, जो थोड़ा एग्री नहीं हो पाता। तो उस वज़ह से स्टाइपेंड का थोड़ा प्रॉब्लम रहा था हमको भी। हमारे हुँ। सीनियर्स तक को मिला था, बट हमारे बैच से मैं श्योर नहीं हूँ कि मिले ना मिले। अच्छा आप लोगों को मिला था, आपके बैच में मिला था कि नहीं मिला नहीं था? सर, आपके नहीं। बैच में नहीं मिला और आपसे पहले कितना मिलता था, कुछ आइडिया है आपको कि कितना अराउंड मिलता? 5000 पर मंथ। 5000 पर मंथ मिलता था। तो लेकिन अभी जैसे कि बता रही हैं कि इससे इनके बैच में नहीं मिला है, आगे भी मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा उसकी कोई भी इसके बारे में मतलब सिनेरियो क्लियर नहीं है। ठीक है। मैंने ये भी सुना है कि एम बायोटेक्नोलॉजी के कोर्स के स्टूडेंट्स को हॉस्टल नहीं प्रोवाइड करता एम्स, क्या ये बात सही है? सर ऐसा नहीं है, हॉस्टल्स प्रोवाइड हुए हैं, बट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, क्योंकि उनकी शायद शिफ्टिंग वगैरह कुछ चल रही है, इस वजह से कुछ टाइम तक ना मिले। अच्छा, मतलब पहले के केसेज़ में मिला हुआ है लेकिन अभी आगे श्योर नहीं है क्योंकि कंस्ट्रक्शन में है बिल्डिंग, तो मेबी मिल सकता है, मेबी नहीं मिल सकता। तो आप तो दिल्ली की ही हैं वर्षा, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को जैसे एम्स के आस-पास अगर रहना हो क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं सर कि दिल्ली में पढ़ाई तो बहुत महँगी हो जाएगी, हम जो बाहर से आकर के अगर पढ़ेंगे, तो क्या सीरियसली दिल्ली के आस-पास जो एम्स का आस-पास का एरिया है अगर स्टूडेंट बाहर रह कर के पढ़ाई करता है तो क्या सीरियसली बहुत कॉस्टली है वहाँ पे पढ़ाई करना या ठीक-ठाक है, चल जाता है काम? सर कॉस्टली तो नहीं बोलूँगी मैं, ठीक-ठाक हुँ, है, चल जाता है, हुँ, क्योंकि आस-पास जैसे काफ़ी गौतम नगर जैसी जगह हो गई, बहुत हाँ, सारे पीजीज़ वहाँ पे, क्योंकि एमबीबीएस डॉक्टर्स भी वहीं कहीं रहते हैं, मतलब हॉस्टल्स में रहते हैं, ओके, बट ओके, कुछ लोग हैं जो आस-पास रहते हैं, कुछ हाँ, पीएचडीज़ हैं जो रहते हैं, तो सबका मतलब मिनिमल सा ही कॉस्ट रहता है, इतना कुछ हेवी नहीं होता। है भी नहीं है। अच्छा ये मुझे बताइए कि मतलब एम्स की मैंने ये चीज़ सुनी है कि वहाँ पे उसकी फीस बिल्कुल बहुत नॉमिनल है, क्या ये बात सही है? सर बिल्कुल, मतलब मैं सच में प्राउड फ़ील करती हूँ इस चीज़ को लेके कि गवर्नमेंट ने हमारा इतना खर्चा उठाया है। मतलब हमने अराउंड ₹900 में 2 साल मास्टर्स करा है, और ये वाह! बहुत बड़ी बात होती है। मतलब ₹450 1 साल का फीस है एम्स का। इससे जी, सस्ता तो मतलब क्या ही आप कह सकते हैं आप और वो भी इतने इतने रिनाउंड इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने का अगर मौका मिले, तो फिर क्या ही कह सकते हैं। ठीक जी। है। अच्छा अब मुझे थोड़ा-सा बताइए आपने मतलब ऑनलाइन कोर्सेज़ ऑनलाइन चीज़ों का भी इस्तेमाल किया होगा पढ़ाई करने के लिए। हमारे चैनल के बारे में जब इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ आपने देखा होगा, तो आपको किस तरीके से उस चैनल से कुछ फ़ायदा मिला? उसके बारे में थोड़ा बता सकती हैं स्टूडेंट्स को? जी सर, जब मतलब जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी, तो थोड़ा मेरा ऐसे रहता था कि जैसे कुछ कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, तो मैं यूट्यूब पे सर्च करती थी। तो मुझे आपके काफ़ी कंटेंट अच्छे लगते थे, जैसे बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग आपने काफ़ी अच्छे से पढ़ा रखी है। तो एक वो इन डेप्थ नॉलेज एक वो समझ आता था, माइक्रोबियल ग्रोथ काइनेटिक्स मैंने हुँ। पढ़ा है। काफ़ी चीज़ें आपने समझा रखी है, तो वो एक मुझे हेल्प करता था अपने उसमें कि मुझे क्लैरिटी के लिए समझने के लिए। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच आपने उन उन वीडियोज़ का फ़ायदा उठाया अपनी पढ़ाई में, बहुत अच्छा लगा ये जान करके। मुझे एक चीज़ और बताइए कि क्या ये बात सही है कि इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम जो एम बायोटेक्नोलॉजी का है, वो केवल और केवल दिल्ली में ही सेंटर पड़ता है इसका?
सर इसका मैं क्लियर कट इसलिए नहीं बता पाऊंगी क्योंकि जब हम एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं ना, उसमें सिटी प्रेफरेंस आता है। तो हुँ, उसमें जो जो सिटीज लिखी होंगी वहां पॉसिबल है, क्योंकि जहाँ पे एम्स अवेलेबल है, जहाँ पे जैसे एम्स पटना हो गया, भोपाल हो गया, जहाँ पे हुँ, कोर्सेज अवेलेबल है वहां तो होगा ही। हुँ, वहां तो एग्जाम्स मतलब वहां वहाँ पे होगा। कंडक्ट कराएंगे ओके, ही। ओके, जी पता नहीं मेरे दिमाग में या मैंने ऐसी मुझे जानकारी है कि शायद सिर्फ़ और सिर्फ़ सेंटर दिल्ली में ही पड़ता है। एनीवेज़ मैं फिर इसको और कन्फर्म करूँगा। तो आपका जो सेंटर पड़ा था क्या वो एम्स के अंदर ही पड़ा था कि कहीं बाहर पड़ा था? सर, नहीं बाहर पड़ा था, एम्स के अंदर सेंटर नहीं पड़ता, बाहर ही पड़ता है, जो बाहर ही कॉलेजेस पड़ा। वगैरह असाइन करते हैं। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका ये जो प्रोग्राम है एम बायोटेक्नोलॉजी का एम्स का प्रोग्राम, अगर हम कहें कि जैसे एमएससी के प्रोग्राम्स हैं या एमटेक के प्रोग्राम्स हैं, पूरे देश में चलते हैं बायोटेक्नोलॉजी के। एम्स का एम बायोटेक्नोलॉजी का प्रोग्राम किसी स्टूडेंट को क्यों चूज़ करना चाहिए? आपको क्यों लगता है कि ये अलग है बाकी जगह के एम मास्टर्स के प्रोग्राम से? सर इसलिए क्योंकि मुझे ये फील होता है कि जो रिसर्च है, एक्चुअल हुँ, रिसर्च जो आपको मास्टर्स लेवल पे अगर देखनी है तो वो एम्स में अवेलेबल है। जिस तरीके से कोर्स को डिजाइन करा गया है, बच्चों को खाली नहीं बैठने देते हैं, हर एक चीज की नॉलेज प्रॉपर मिलती है, पूरी गाइडेंस मिलती है। और आपको एक तरीके से कहते हैं कि एक ग्रूम कर देते हैं आपको, इतना मतलब आपके अंदर से डर खत्म कर देते हैं हर एक चीज का। जैसे मैं बताती हूँ कि जब ये पूरा 2 इयर्स का कोर्स है, ठीक है, तो 1.5 इयर्स आप पढ़ते हैं और फिर 6 to 9 मंथ्स की डेजिटेशन प्रोग्राम होता है जो एम्स में ही कंडक्ट कराया जाता है, बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर ही। तो जब आप पढ़ रहे होते हैं उसमें आपके जैसे जो फाइनल मेरिट बनती है, जैसे सब आप जब मास्टर से पास आउट होंगे तो आपको 600 में से मार्क्स दिए जाएंगे, उससे आपका फाइनल मेरिट निकलेगा कि आप कितने परसेंटेज पे पास हुए हैं। तो वो 600 को इस तरीके से डिवाइड किया गया है कि 300 600 को फर्दर 300 में डिवाइड कर दिया है। 300 आर योर इंटरनल्स एंड 300 आर एक्सटर्नल्स। और एम्स में सेमेस्टर सिस्टम नहीं है, बट ये कोई डिसएडवांटेज वाली बात नहीं है क्योंकि बाकी औरों में ये सब आजकल लोग सेमेस्टर सिस्टम पे ही करते हैं। बट यहाँ पे भी यहाँ पे सेमेस्टर नहीं है, तो इस तरीके से जैसे इंटरनल्स में जैसे 12 सब्जेक्ट्स होते हैं टोटल, 12 सब्जेक्ट्स की थ्योरी प्लस उनका रिस्पेक्टिव प्रैक्टिकल। तो जैसे ही जो थ्योरी स्टार्ट कराती खत्म होती है वैसे ही उसका टेस्ट ले लिया जाता है। और ऐसे करते करते हर एक रिस्पेक्टिव का पढ़ाया जाता है। इनफैक्ट जो टीचर्स होते हैं, जो फैकल्टीज जो खुद लैब में रिसर्च कर रहे हैं, जो पीआई हैं, बेसिकली प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर्स हैं, जो ग्रांट्स लिखते हैं, फंडिंग करते हैं, तो वो खुद आपको पढ़ाते हैं। मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, एडिशनल इवन एचओडी भी हमको पढ़ाते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी हमको पढ़ाते हैं। तो वो एक अपडेटेड रिसर्च के साथ पढ़ाया जाता है, कंटेंट बहुत ऑथेंटिक होता है, काफी यूजफुल होता है, उससे हम डीबीटी जेआरएफ सीएसआई काफी कुछ क्रैक कर सकते हैं। और मेरे क्लास में आधे स्टूडेंट्स ने फाइनल के बाद कर दिया था, मतलब आधे स्टूडेंट्स के पास हाथ में था दैट दे हैव सम गेट, इनफैक्ट गेट तो सबका हो गया था। तो ये चीज रहता है। उनके बाद उसके बाद हम जब प्रैक्टिकल्स पे जाते हैं तो वहाँ पे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिया जाता है और हर एक चीज सिखाई जाती है। मतलब जैसे बड़ी बड़ी टेक्निक्स जैसे एनएमआर हो गया, मास स्पेक हो गया, माइक्रोस्कोपी हो गया, इन सब का तो खैर बहुत कॉस्टली है, डेमोन्स्ट्रेशन कराया जाता है। लेकिन जैसे सेम है, टेम है, उनकी सेक्शनल कटिंग है, वो सब कराए जाते हैं। मतलब जितना उनसे पॉसिबल हो पाता है वो पूरा कराते हैं डेमोन्स्ट्रेशन में। और जब आप मोल बायो के प्रैक्टिकल्स में आते हैं तो डीएनए एक्सट्रैक्शन से लेके पूरा प्रोटीन एस्टिमेशन तक सब कुछ, इम्यूनोलॉजी में ब्लड एक्सट्रैक्शन से लेके माउस मॉडल, ड्रोसोफिला मॉडल, सी एलिगेंस मॉडल, इन सब पे काम होते हैं। जेनेटिक्स में भी होते हैं, बैक्टीरिया, इकोलाई, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर भी आप स्टेनिंग वगैरह, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो प्रैक्टिकली मैं ये बोलूंगी कि हाथ इतना खुल जाता है कि आपको बहुत कॉन्फिडेंस हो जाता है कि प्रैक्टिकल में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। इनफैक्ट सीनियर डेमोन्स्ट्रेटर्स होते हैं वहाँ पे जो हमें प्रैक्टिकल्स कराते हैं, जो पूरी नॉलेज देते हैं, जो हमारे साथ रहते हैं। और हमारा फैकल्टी के साथ भी टच रहता है, तो हर टाइम हर प्रैक्टिकल में वाइवा भी लिया जाता है। तो और इसके बाद जब हम थ्योरी एग्जाम सब देते हैं, साथ साथ कोर्स वर्क खत्म होने के बाद हमारे को डेजर्टेशन में जब हम एंटर करते हैं तो एक लैब दी जाती है। उस लैब में पीएचडी का एक छोटा, मतलब पीएचडी के पार्ट का, मतलब जो पीएचडी कर रही होती है उनके टॉपिक का छोटा सा पार्ट दिया जाता है। उसमें हमारे ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करे जाते हैं, हमें वो ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने होते हैं। नहीं भी हुए तो कोई नहीं, आप सीखते हो। बेसिकली डेजर्टेशन इज लाइक अ मिनी पीएचडी। आपको एक तरीका दिखाया जाता है कि आपको कैसे करने वाला, आप उसमें प्रेजेंटेशंस देते हो, आप उसमें प्रोटोकॉल प्रेजेंटेशंस देते हो, मिड टर्म प्रेजेंटेशंस देते हो, उसकी नंबरिंग लगती है, जर्नल का प्रेजेंटेशंस देते हो। तो मतलब एकदम डर खत्म करा देते हैं आपके अंदर से, आप हर एक चीज के लिए कॉन्फिडेंट हो जाते हो। और फिर आखिरी में आपकी एक थीसिस भी बनती है, सब कुछ रिकॉर्ड होता है, आपको डिपार्टमेंट में देना भी होता है। तो काफी फैसिनेटिंग लगता है और काफी कहते हैं कि रिसर्च में एक कहते हैं कि पूरा एक्सपोजर दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि ये बाकी मास्टर से काफी डिफरेंट और काफी अच्छा है। अगर कोई एम से मास्टर्स कर रहा है तो वो सब कुछ सीखेगा, वो कुछ छूटेगा नहीं उसका।
बहुत बढ़िया बात कही। ज़्यादातर आजकल मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर इंस्टीट्यूट्स जहाँ पे मास्टर्स का प्रोग्राम होता है वहाँ पे थ्योरेटिकल नॉलेज के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स प्रैक्टिकल्स कराने के लिए बायोटेक्नोलॉजी के प्रैक्टिकल्स कराने बहुत एक्सपेंसिव हैं, क्योंकि रिएजेंट से लेकर के, जैसे कि इन्होंने बताया कि सेम टेम, अगर आप सेम ही इंस्टॉल करेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो इसीलिए ज़्यादातर इंस्टीट्यूट्स जो हैं, जो मतलब मीडियोकर इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे ये सारी टेक्निक्स होती ही नहीं है। लेकिन अगर आप एम्स जा रहे हैं तो आप इसके लिए तैयार रहिए कि आपको जो सबसे एडवांस टेक्निक्स हैं उनके ऊपर भी आपको काम करने का मौका मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा। वहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशंस भी हो रही हैं जो बहुत ही एक्सपेंसिव हैं, उनकी डिमॉन्स्ट्रेशंस जो किए जा सकते हैं उन पे काम करवाया जा रहा है। और तो और जो फैकल्टी है एम्स की, यानी कि जो डॉक्टर्स होंगे, जो एक्चुअल में क्लिनिशियंस हैं, जो वहाँ पे एक्चुअली सर्जरी कर रहे हैं, जो एक्चुअली सामने सामने डिजीज को देख रहे हैं, उनके साथ अगर आप बात कर सकते हैं तो ये कितनी बड़ी बात है। मतलब एम्स का एक डॉक्टर के साथ अगर आप कन्वर्स कर सकते हैं किसी चीज़ के ऊपर, तो उसके पास कितना एक्सपीरियंस है, कितनी नॉलेज है। आप उससे अगर 1 घंटा भी बात कर लें तो आपकी नॉलेज यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी। तो इतनी अच्छी आपके पास एक अपॉर्च्युनिटी है, प्लस सबसे ज़्यादा ये है कि लोगों को ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं है। तो आप ज़रूर, ज़रूर इस एग्ज़ामिनेशन को टारगेट करें, मैं आपसे बार-बार यही कह रहा हूँ। नेक्स्ट, मैंने आपसे ऑलरेडी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सब्जेक्ट्स के बारे में पूछ ही लिया। अच्छा, आपने अभी-अभी एक बात बताई कि यहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम नहीं है। ये तो जी। बड़ी ही एक मतलब पेक्यूलियर चीज़ है, क्योंकि हम आजकल आईआईटीज़ में भी देखते हैं कि सेमेस्टर सिस्टम लागू है वहाँ पर भी। तो यहाँ पे अगर सेमेस्टर सिस्टम नहीं है तो क्या किस तरीके से, मतलब 1.5 साल में इनको 12 सब्जेक्ट जो आपने बताए अभी वो कंप्लीट कराने होते हैं? मतलब एक गिवन किस तरीके से डिवाइड किया गया है कि मतलब कितने दिन में ये खत्म कराना है? कैसे डिसाइड होता है ये सारी चीज़ें? ये बेसिकली क्लासेस के हिसाब से डिसाइड होता है कि जितना जैसे हर सब्जेक्ट का जो क्रेडिट पॉइंट है उसके हिसाब से उतनी क्लासेस उसमें डिवाइड करी जाती हैं और विद इन टाइम पीरियड गिवन टाइम पीरियड के साथ साथ वो खत्म करा दी जाती है और कुछ हैवी जी। नहीं होता है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अपने मास्टर्स की जो आप जब आप तैयारी कर रहे होंगे तो वो जो एक हुँ, बेसिक बिल्डिंग जो आपने बनाई है हुँ, उसको वो काफी काम आती है इस टाइम पे। इनफैक्ट जो टीचर्स क्योंकि और भी आगे और चीजें पढ़ाते हैं तो आपका हुँ, बेस स्ट्रांग होगा तो आप और चीजें एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहते हो और ओके। ये सारी चीजें होती हैं। अच्छा, क्या वहाँ पे क्योंकि डॉक्टर्स हैं, और जैसे कि मैंने बताया भी कि एम्स में तो डॉक्टर्स वगैरह बहुत बिज़ी रहते हैं, क्या वो इतना टाइम दे पाते हैं स्टूडेंट्स को, वो लेक्चर्स लेने आ पाते हैं कि मतलब कोई और लेक्चर्स लेता है? नहीं, नहीं सर, वो ही आते हैं मतलब जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो हाँ, हाँ। बायोटेक के अंदर जितने हुँ, 9 टू 10 फैकल्टी मेंबर्स हैं, तो हुँ, उन सबको सब्जेक्ट्स डिवाइडेड है। इनफैक्ट बाहर से भी आते हैं, जेनेटिक्स से भी आते हैं और अदर अच्छा, डिपार्टमेंट से भी आते हैं पढ़ाने के लिए, ओके। तो सबको ही पढ़ाते हैं। और मतलब प्रॉपर टाइम भी देते हैं, स्टूडेंट से इंटरैक्ट वगैरह सारी चीज़ें करते हैं? जी सर। बहुत, बहुत बड़ी बात है ये। अच्छा, आपने वर्षा बताया कि आपका एम बायोटेक्नोलॉजी अब खत्म हो चुका है। आपके अब क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? आप क्या सोच रही हैं? रिसर्च में जाना है, जॉब करनी है, क्या है? सर मैंने अभी रिसर्च सोचा है, मतलब अभी हुँ, मैं पीएचडीज़ के लिए अप्लाई कर रही हूँ, मॉनसून हुँ। सेशन तक मैं अप्लाई करूँगी। अच्छा, तो आप अब्रॉड जाने का सोचती हैं कि यहीं इंडिया से ही कुछ करने का सोच रही हैं रिसर्च में? सर अभी पहले मैंने सोचा है पीएचडी अगर वैसे बाहर से सीख सकते हैं बट अगर नहीं हो पाता है तो फिर मैं हुँ, पीएचडी यहाँ से करके पोस्ट डॉक का मैं बाहर सोचूंगी। अच्छा, तो एम्स में भी आप चाहती हैं, अगर एम्स में मिल जाता है पीएचडी तो आप क्या उसको लेना चाहेंगी? बेशक सर, काफ़ी डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो एम्स में काफ़ी अच्छा रिसर्च कराते हैं, हुँ, तो बिल्कुल परस्यू कर सकते हैं। इनफैक्ट क्या एम्स से बाहर बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट भी वहाँ पे पीएचडी के कोर्सेज़ कराता है, पीएचडी का कोर्स करवाता है वहाँ पे भी? जी सर, बिल्कुल सर, बायोटेक में भी होते हैं। ओके, अगर बायोटेक्नोलॉजी में कोई रिसर्च, जैसे एम्स में मैं मतलब पीएचडी पे चला गया, सॉरी, लेकिन ये सवाल मेरे मन में है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में होगा कि अगर मान लीजिए किसी के पास जैसे सीएसआईआर वगैरह नहीं है, नहीं क्वालिफाई कर पाए, तो क्या बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में क्या फंडिंग भी रहती है? जो बच्चे सीएसआईआर नहीं क्वालिफाई कर पाए, क्या वो भी पीएचडी ज्वाइन कर सकते हैं? सर कर सकते हैं क्योंकि जब एम्स का पीएचडी एंट्रेंस निकलता है तो उसमें 2 तरीके से सीट निकाली जाती है, एक ओन फेलोशिप की, एक फंडिंग अवेलेबल की। तो ओन ओके, फेलोशिप में तो अगर आपके पास है तो आप एनरोल हो सकते हैं, फंडिंग हाँ। अवेलेबल भी रहता है तो उसमें प्रोजेक्ट के अंदर जो पैसा है वो दिया जाता है। ओके, मतलब ये भी ऑप्शंस हैं, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। जो लोग मास्टर्स कर चुके हैं तो पीएचडी के लिए इन्होंने बताया कि पीएचडी के भी ऑप्शंस हैं एम्स में, और अगर फेलोशिप नहीं है तब पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ कम सीटें होंगी आई बिलीव, लेकिन होंगी जी। तो ज़रूर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या एम्स से प्लेसमेंट्स भी होते हैं? कि क्या कंपनीज़ आती हैं वहाँ पे प्लेसमेंट्स के लिए, ऐसा है? सर नहीं कंपनीज़ हुँ, नहीं आती हैं क्योंकि हुँ, ये मतलब एक प्रोफ़ेशनल की तरह नहीं बनाया गया है इसको कि हुँ, हुँ। प्लेसमेंट्स हों।
तो हुँ। एम्स में प्लेसमेंट्स नहीं होते हैं सर। तो अगर जिन स्टूडेंट्स को जैसे जॉब करने जानी है, जैसे आपके बैच में भी आपने बताया बहुत सारे लोग नेट वगैरह निकाला, कुछ ऐसे भी होंगे जो जॉब ओरिएंटेड होंगे कि नहीं यार अब पीएचडी नहीं करेंगे, नौकरी करेंगे। उन लोगों का क्या टेम्परामेंट था? उन्होंने कैसे क्या किया फिर? सर वो लोग का कुछ लोग को तो जैसे गवर्नमेंट जॉब्स में स्विच करना होता है, तो वो तो आप कभी भी कर सकते हो, वो तो आप मास्टर्स के जी, दौरान भी कर सकते हैं इनफैक्ट। जी। अगर फिर भी आपको साइंस में रह के कुछ गवर्नमेंट जॉब्स का देखना है, तो आप जेआरएफ पोजीशंस निकलती हैं काफ़ी, आप उनमें अप्लाई करके स्किल सीख सकते हो। कुछ हुँ, ऐसी अगर कोई ऐसा जेआरएफ पोजीशन निकल गया जिसमें बहुत बड़ी टेक्नीक आपको सीखने को मिल गई, तो आपको उसका हुँ, एक सीवी में आप उसको ऐड करके इंडस्ट्रीज़ में अप्लाई कर सकते हो। हाँ, थोड़ा कम रहता है क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में पीएचडी को ज़्यादा प्रेफ़रेंस मिलती है एज़ कम्पेयर टू मास्टर्स लेवल, जो हुँ, मुझे देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी ओके, अगर आप अपने आप को इतना स्किल बना लेते हैं कि तो हुँ, पॉसिबल रहता है। ओके, ठीक है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या जो एम बायोटेक्नोलॉजी में जब आपके सेशन में लोग आए थे, तो क्या बीटेक के भी स्टूडेंट्स आए थे कि सिर्फ़ बीएससी के ही स्टूडेंट्स आते हैं एम बायोटेक्नोलॉजी करने? सर बीएससी के ही आए थे मोस्टली तो। मैक्सिमम बीएससी के ही आए थे, तो बीएससी वालों के लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। बीटेक वाले भी चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बीटेक के बाद एमटेक करना ज़्यादा प्रेफ़रेंशियल होगा एज़ कम्पेयर टू कि आप एम बायोटेक के लिए जाएँ, लेकिन बेशक आपकी इच्छा है। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि क्या और ऑप्शंस, जैसे मान लीजिए कि किसी एम बायोटेक्नोलॉजी का तो कॉम्पिटिशन इतना तगड़ा हो जाएगा और आपका वीडियो जारी होगा, तो इसके बाद और सारे स्टूडेंट्स को पता चलेगा, वो और फॉर्म भरेंगे। मैं एक बात और बता दूँ कि अभी भी एम बायोटेक्नोलॉजी का फॉर्म ओपन है। 4 अप्रैल तक लास्ट डेट है एम्स के एम बायोटेक्नोलॉजी के फॉर्म को भरने की। और भी बहुत सारे कोर्सेज़ हैं एमएससी के, मैं इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं कौन-कौन से कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। लेकिन हम वर्षा से ही जानना चाहते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन दे सकती हैं कि एम्स में और कौन-कौन से कोर्सेज़ हैं, जहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स जा सकते हैं एमएस मास्टर्स का कोर्स करने के लिए? सर मास्टर्स के लिए आप अगर आपने बीएससी नर्सिंग करी है तो आप बहुत वेलकम है एमएससी नर्सिंग के लिए भी। हुँ, इनफैक्ट आप मास्टर्स इन एनाटॉमी कर सकते हैं, फिजियोलॉजी कर सकते हैं, न्यूक्लियर मेडिसिन कर सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री कर सकते हैं, फार्माकोलॉजी कर सकते हैं हुँ, और बायोफिजिक्स कर सकते हैं। तो ओके। काफ़ी 6, 7, 8 लिस्ट है पूरी, आप ब्रोशर में देखेंगे तो हर एक का मेंशन भी है कि कौन-कौन एलिजिबल है। और इनका भी एग्ज़ाम जो है वो एम बायोटेक्नोलॉजी के टाइप का ही होता है कि मतलब उनका एग्ज़ामिनेशन अलग तरीके का होता है सर आपको उनका जानकारी है? अलग होता है क्योंकि अच्छा, सब्जेक्ट वाइज़ है, तो जैसे आप हुँ, बायोकेमिस्ट्री का दे रहे हैं तो उसमें उसको ज़्यादा पूछा जाएगा, ओके, बायोकेमिस्ट्री पूछेंगे मतलब हर एक वेटेज के हिसाब से है। ओके, समझा। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा वर्षा, कि आप ऑलरेडी बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ एम्स, आप 2024 में जो बच्चे एम बायोटेक्नोलॉजी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं अभी से 2-3 महीने बाद, क्या उनको सजेस्ट करेंगी कि किस तरीके से वो इसको एज़ अ चैलेंज लें, किस तरीके से पढ़ाई करें कि वो आपके जूनियर कहलाएँ? जी मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए मेहनत करिए, मेहनत जब तक आपके हाथ में है, जब तक वो जो आप जब आंसर्स पे टिक कर रहे हैं, वो क्वेश्चन पेपर जब तक वो 90 मिनट आपके साथ हैं, वो आपके हाथ में है। एक बार सबमिट हो गया, वो फिर आपका लक है, किस्मत है, लेकिन मेहनत करते रहिए और हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं भी होता है तो निराश होने वाली इसमें कोई बात नहीं है। मानती हूँ एम्स एक ब्रांड है, एक टैग है जो लोगों में बहुत अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ़ वो ही आपको सक्सेसफुल बना सकता है। आपके अंदर जितना स्किल है, आपके अंदर जितना कॉन्फिडेंस है, आपको फेथ है, आप उससे आगे बढ़ेंगे। तो अपने आप को मतलब हेल्थ इश्यूज़ भी ठीक रखिए अपने और ऐसे मेहनत करिए, तैयारी करिए और गुड लक टू ऑल। थैंक यू सो मच वर्षा, आपने इतनी अच्छी तरीके से बात कही। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने प्रेस्टीज इश्यू बना लेते हैं कि नहीं मैं तो आईआईटी ही जाऊँगा, नहीं मैं तो एम्स ही जाऊँगा। वो उसका कोई पर्पस नहीं है, क्योंकि एम्स बिल्कुल अच्छा कॉलेज है, आईआईटी भी बहुत अच्छा कॉलेज है, लेकिन आपकी हेल्थ से बढ़ कर के नहीं है। आप उस कॉलेज में ना गए कोई बात नहीं, किसी और कॉलेज में जाकर के और भी अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हैं। ये आपके अंदर की बात है, आप कितना बेहतर उस चीज़ को कर सकते हैं। तो इनफैक्ट ब आप जी। चाहते भी मतलब इनफैक्ट ये भी है कि अगर आपसे नहीं भी हुआ तो कोई नहीं, आप पीएचडी के लिए एनरोल हो जाइए उसमें वो भी एक बिल्कुल, अपॉर्च्युनिटी है ही। बिल्कुल। पीएचडी में तो बहुत सारे, जैसे इन्होंने बताया है कि कितने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ होंगी। सीएसआईआर क्वालिफ़ाई करके वहाँ जा सकते हैं, तो बिल्कुल अगर आपका एक ड्रीम इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पे जा सकते हैं। अब वर्षा ने हमें कितनी सारी बातें बताई जो शायद हम जान नहीं पाते अगर इनसे बातचीत नहीं होती। इन्होंने कहा कि एम्स की तैयारी कैसे कर सकते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन्स आते हैं, क्या-क्या पढ़ना ज़रूरी है, क्या नहीं पढ़ना ज़रूरी है, कौन-सी किताबों से पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज़ के बारे में बताया। कितनी सीट्स होती हैं और मतलब किस तरीके का पेपर आता है, ये सारी बातें इन्होंने
की हमारे साथ। मैं बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ वर्षा आपका, आपने इतना समय दिया हमें, हमारे स्टूडेंट्स के लिए इतना टाइम दिया और मैं बिल्कुल ये सोचता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके लिए आपको थैंकफुल होंगे क्योंकि वो कंटीन्यूअस पूछते हैं क्योंकि कोई सोर्स नहीं है कि हम बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बता सकें। आप भी ईश्वर की कृपा थी जो आप मिली और हम आपसे इतनी सारी बातें कर पाए। थैंक यू सो मच आने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद और आपको बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर एंडेवर्स के लिए। स्टे कनेक्टेड और बातें करेंगे हम लोग फिर कभी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।